क्लास 11th। लास्ट क्लास में हम डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख रहे थे और मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। एक था प्रेशर, सेकंड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, थर्ड एनर्जी इन द रिस्पेक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में, और लास्ट था वर्क। आई होप ये सभी आपने कर लिए होंगे। इनके अंदर में कोई दिक्कत आई होगी तो कुछ शायद इसके अंदर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा, अदरवाइज सभी आसान है। प्रेशर करना कैसे, हमें सिंपली फार्मूला पुटअप करना है और वैल्यूज़ निकालनी है। प्रेशर क्या फार्मूला क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका हमें दे ही रखा है। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स की हमें पता है, एरिया का भी हमें पता है, लेंथ इनटू लेंथ। फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट को फिर से किसके अंदर में मेजर करेंगे? लेंथ के अंदर में। अब अगर बात करें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, तो देखो इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो जी की वैल्यू, जी की मुझे फॉर्मूले के अंदर में डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो सबसे पहले तो जी की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के निकालने के लिए इसको आर को इस साइड ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ के साथ में, दैट इज एफ इंटू में क्या? आर स्क्वायर। और m1 m2 नीचे आ जाएंगे मेरे पास में, m1 एंड m2 डाउनवर्ड्स आ गए, ठीक है। अभी देखो फोर्स की हम बहुत बार निकाल चुके हैं, ठीक है। यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में फोर्स का? mL/T-2, ठीक है। आर को किसके अंदर में मेजर करेंगे? ये मेरे पास में क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मेजर करेंगे हम किसके अंदर में? लेंथ में। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास में देखो मास। मास को चाहे कौन सी, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ है लेकिन मेजर किसके के अंदर करेंगे? एम के अंदर में ही। तो एक एम इसके लिए और एक एम इसके लिए, मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम इसको सोल्व करें कम्प्लीटली तो देखो ये वाली यूनिट जब ऊपर जाएगी, ठीक है, तो -2, ऊपर +1 है पहले से ही, तो कितने का बच गया? एक है -1 का, तो m-1, ठीक है। L2 पहले से है और एक ये यूनिट है, दोनों कितनी हो जाएंगी मेरे पास में? L3। और T कितना? T -2, ठीक है। ये डायमेंशनल हो गया मेरे पास में किसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास में, वो टॉपिक है वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़। देखो क्या होते हैं, हम जितनी भी मेजरेबल चीज़ें देखते हैं, ठीक है, उनको हम नॉर्मली क्या बुलाते हैं? क्वांटिटीज़ बुलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब क्वांटिटीज़ भी दो टाइप की है हमारे पास में, एक स्केलर और एक कौन सी? वेक्टर, ठीक है। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो देखो स्केलर क्वांटिटी जैसे हम पहले पढ़ते आते थे कि कौन सी क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़े? मैग्नीट्यूड की, और किसी की नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने बोला कि 5 kg चावल, 5 kg चावल, ठीक है, राइस, 5 kg राइस मैंने बोला, तो इसको मुझे डिफाइन करने के लिए सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 kg, उसी की आवश्यकता है और किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो ए फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन, वो क्वांटिटी जो सिर्फ किसकी वजह? एक है न्यूमेरिकल वैल्यू से ही डिफाइन हो सके, उसे क्या बुलाते हैं? हमें स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज। देखो द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होते हैं जिनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े? जैसे एग्जांपल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और क्या चीज़ हो गई हमारे पास में? जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक। मान लो इसको किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट, किस तरीके से, मान लो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ जिसका पॉइंट का नाम दे दिया ए, और मैं बोलूँ कि मैंने डिस्प्लेसमेंट की है कितना, मान लो मैंने एग्जाम्पल दे दिया 5 मीटर, ठीक है। तो क्या ये मेरे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? नहीं है।
सुनो, ये मैंने क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड तो दे दिया यहाँ पे, लेकिन 5 मीटर, देखो 5 मीटर हो सकता है मैं यहाँ से चल के यहाँ पे वापस आ जाऊँ, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं, जीरो। तो मुझे डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी, भैया मैं ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नॉर्थ में गया, साउथ में गया, किस डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो जब मुझे डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बुलाते हैं, ठीक है। एक और भी आता है हमारे पास में इस सिनारियो के अंदर में, वो क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बुलाते हैं। एक और टर्म भी ऐड होती है इसके अंदर में, ये देखेंगे हम आगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो मेरे पास में क्या है, एक ऐसे इस तरीके से एक पाइप है, ठीक, एक पाइप है जिसके अंदर में एक गेंद है, ठीक है, ये मान लिया मैंने क्या है, कि गेंद है। अब अगर ये गेंद है मेरे पास में, तो देखो ये यहाँ से किस साइड के अंदर में जाएगा, इस साइड से मान लो इस पाइप के अंदर में जा रही है ये गेंद, ठीक, कितनी की स्पीड से, मान लिया मैंने 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी ले ली, लेट अस अज्यूम इसकी वेलोसिटी है, ठीक, वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये, सॉरी, वेलोसिटी से जा रही है। अब एक और सिनारियो मैं इसके अंदर कर दूं कि ये जो पाइप है मेरे पास में, ये भी मूव कर रहा है, ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये मान लीजिए ये डायरेक्शन में कुछ देर के बाद में यहाँ पे पहुँच गया, ठीक। टाइम फर्स्ट कंडीशन के अंदर में टाइम मैंने मान लिया 0 सेकेंड, ठीक है। टाइम कहाँ पे थे हम, 0 सेकेंड। देखो 3 मीटर ट्रैवल करेगा ये 1 सेकंड में, तो हो सकता है ये कहाँ पे आ जाए 1 सेकंड के बाद में, यहाँ पे। और इस जो पाइप की स्पीड है वो मैंने मान ली 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है मेरे पास में ऊपर की तरफ में। तो 1 सेकंड के बाद में ये कहाँ पे आ जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 4 मीटर। तो देखो अगर मैं नॉर्मल हिसाब से देखूं तो गेंद मेरे पास में 1 सेकंड में कहाँ पे आ चुकी होगी पाइप में, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, ये वाला 3 मीटर, ठीक है। और पाइप ने कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 4 मीटर यहाँ तक। तो एक्चुअल में जो गेंद की पोजीशन हो चुकी होगी वो कहाँ हो चुकी होगी, यहाँ पे। क्योंकि देखो इस तरीके से मान लो ये मेरे पास में क्या है, एक पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे गेंद थी, ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर गेंद थी, गेंद घूम रही है, ऐसे आ रही है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये पाइप भी तो जा रहा है ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो जब ये पाइप जाएगा तो यहाँ पे उसकी पोजीशन हो जाएगी, जो पहली कंडीशन में कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ठीक। तो एक्चुअल जो पोजीशन होगी गेंद की वो किस तरीके से हुई, देखो, मतलब जो ये वाली रिजल्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास में, गेंद की पोजीशन है, ठीक। अभी इसी को नॉर्मल हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर में देखो तो ये कंडीशन मान लो मेरे पास में कौन सी थी, ए थी, ये थी बी, और ये थी सी पोजीशन। सी के ऊपर जब टाइम मेरे पास में कितना हो चुका है, 1 सेकेंड, ठीक। अब देखो क्या चीज़ हुआ होगा, वैल्यू कहाँ से ट्रेवल की होगी, यहाँ से, ठीक है, ए पोजीशन से, ठीक है, ये मेरे पास में इस तरीके से। तो देखो जब जहाँ से मेरे पास में चलना स्टार्ट हो कोई बॉडी, ठीक है, जहाँ से कोई बॉडी चलना स्टार्ट हो, ठीक है, और किस तरीके से पहुँचे, तो इसको इस तरीके से जब हम डिफाइन करेंगे तो ये वेक्टर का हेड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, वेक्टर का हेड, और ये वेक्टर का क्या होता है मेरे पास में, टेल, ठीक। सेकंड सिनारियो में पाइप जब ऊपर मूव कर गया था तो पोजीशन किसकी, गेंद की भी चेंज हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच गया था लास्ट के अंदर में, ठीक है, ये पोजीशन बी और ये क्या है मेरे पास में सी। तो एक्चुअल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी मेरे पास में गेंद की, ये वाली पोजीशन हो गई, क्योंकि वो कहाँ पे पहुँच चुका है, सी के ऊपर में, ठीक है। और इसी चीज़ को हम बुलाते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और उसके अंदर में भी आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे उसके अंदर में भी आपको फिर से मैं रिपीट करवा दूंगा। वैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि जब मेरे पास में दो वेक्टर्स, ठीक है, जिसमें इस तरीके से जुड़े हों कि उनकी साइड्स किस में फॉर्म करती हों, ट्रायंगल के रूप में फॉर्म करती हों, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उसका तीसरी साइड को डिफाइन करेगा और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में होगा। अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब देखो, देखो ये अगर इसकी टेल है तो ये हेड है,
ठीक है। देखो इस अगर ए बी की बात की जाए तो यहाँ पे टेल है और यहाँ पे क्या है मेरे पास में हेड है। सेकंड अगर बी सी की बात की जाए तो इसका हेड किससे कनेक्टेड हुआ है, टेल से कनेक्ट हुआ। मतलब डायरेक्शन कैसी है, ये इस तरीके से, ठीक है भैया, सेम डायरेक्शन हम कह सकते हैं जब मेरे पास में किससे, हेड टेल से कनेक्ट हो। इसके अंदर मैं अगर बात करूँ ए सी के अंदर में तो देखो जो ये बी सी से कनेक्टेड है ये किससे किससे कनेक्टेड है, हेड से हेड कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम इसका एडिशन लिखते हैं। देखो एडिशन किस तरीके से लिखा जाएगा, अगर ये नॉर्मल हम बात करें, ठीक है, ये नॉर्मल हम बात करें तो ये मेरे पास में कितना है 3 और ये कितना है 4, ये 90 डिग्री है। तो हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपली निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मतलब इसने कितना किया होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो मान लो ये मीटर था, 4 मीटर था, तो इसने कितना ट्रेवल किया होगा, 5 मीटर ट्रेवल किया होगा। तो देखो ये मेरे पास में कौन सा था, फर्स्ट वेलोसिटी थी, ठीक है, जो गेंद की वेलोसिटी थी, फर्स्ट वेलोसिटी। ये मेरे पास में कौन सी वेलोसिटी थी, सेकंड वेलोसिटी, ठीक है, सेकंड वेलोसिटी जो मेरे पास में पाइप की वेलोसिटी थी। और ये जो आई है, ये जो वेलोसिटी है, ये है मेरे पास में रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, याद रखिएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में 2 लॉ आते हैं बहुत कॉमन, ठीक है, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। उसके अंदर में भी आपको मैं ये फिर से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, किस तरीके से जुड़ते हैं, हेड किस तरीके से, टेल किस तरीके से, ये सारी चीज़। नेक्स्ट आता है आपके पास में इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। देखो 2 वेक्टर इक्वल कब कहे जाएंगे, 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग 2 वैल्यूज ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। 2 वेक्टर ऐसे वेक्टर जो सिर्फ मतलब एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हो, आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। जब इक्वल कहे जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम, इक्वलिटी ऑफ ए वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में फर्दर। तब तक आपको क्या करना है, इनके नोट्स कंप्लीट करने हैं अच्छे तरीके से, जितनी भी क्लासेस हुई हैं प्रीवियस उन सभी के, ठीक है, और साथ में उनको लर्न करते चलना है। और आपने अगर बुक परचेज कर ली हो होपफुली, और ना की हो किसी ने तो वो कर लें ज़रूर, ठीक है, प्रदीप की बुक आपको फॉलो करनी है, ठीक है, और उसको भी इसके साथ भी रीडिंग करना स्टार्ट करिए।